गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ वो। तो सबसे पहले अपने देखेंगे मनोविज्ञान का उद्भव। मनुष्य के मन और उसके व्यवहार को समझने के प्रयास जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से। वैसे तो मनोविज्ञान का उद्भव बहुत प्राचीन है, तब से उसकी मानव उत्पत्ति हुई तब से मनोविज्ञान की उत्पत्ति ही माना जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान किसका व्यवहार का अध्ययन करता है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था आगे, मनुष्य के व्यवहार का। तो मनुष्य जैसे उत्पत्ति हुई, जैसे जन्मा, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से मनोविज्ञान विषय का उद्भव और विकास धीरे धीरे हुआ। उद्भव तो तब से हो गया था। तो मनुष्य की उत्पत्ति जितनी उतना मनोविज्ञान प्राचीन है। भारत में अपने देखे तो अनेक ऋषि मुनि हुए, जिसमें भी बहुत ऋषि मुनि विद्वान जैसे कि भरत मुनि, पतंजलि, चाणक्य आदि ने ग्रीस, रोम जैसे देशों में, फिर भारत में कौन से ऋषि मुनि? भरत मुनि, पतंजलि, चाणक्य आदि ने, और ग्रीस, रोम जैसे देशों में एरिस्टोटल, प्लेटो आदि तत्वज्ञानियों ने मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया और दूसरों को समझाने का प्रयास भी किया। हालांकि उसमें अध्ययन के लिए तत्वज्ञान की पद्धतियों का ही उपयोग किया जाता था। यानी कि पहले मनोविज्ञान अस्तित्व में नहीं आया, तब ये सब ने तत्वज्ञान की पद्धतियों का उपयोग करके अध्ययन किया मानव व्यवहार को। एरिस्टोटल के बाद मध्य युग में ज्ञान की शाखाओं का विकास अविरुद्ध हो गया, किंतु ईस्वी सन 16 से तात्विक प्रश्नों की चर्चा फिर शुरू हुई। इस कालखंड में अनेक तत्वज्ञानियों ने विश्व के अंतिम स्वरूप की चर्चा के साथ मन बुद्धि के विषय पर भी चर्चा की। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले रचनावाद अस्तित्व में आया। तो आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवस्थित और बाद में प्रयोगात्मक स्वरूप देने का यह सबसे पहले वुंट नाम के मनोविज्ञान को जाता है। तो वुंट मीन्स कि उनका पूरा नाम है विल्हेम वुंट। उन्हें वैज्ञानिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो विल्हेम वुंट को। विकल्प में भी प्रश्न आ सकता है या एक वाक्य में आ सकता है। वुंट तथा उनके सहयोगी जो थे, उनके साथी जो थे, उन्होंने जागृत अनुभव और मन की विश्लेषण में दिलचस्पी ली और वो इसमें ही दिलचस्पी रखते थे। इसीलिए मन की रचना समझने के लिए उन्होंने अंतर्निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया। जागृत मीन्स कि अपने जब जगते हो, जो जिस परिस्थिति में अपना ध्यान हो उसे जागृत अनुभव, और मन जो करता है जागृत अनुभव के आधार पर व्यवहार, उसमें ही उन्होंने दिलचस्पी रखी और उसमें ही ध्यान दिया। साथ में उन्होंने मन की रचना को समझने के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति? अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति को उसके अनुभव या मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध में गहराई पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो अंतर्निरीक्षण क्या है? तो व्यक्ति खुद के मन में क्या चल रहा है वो उसको खुद का निरीक्षण करना है और वो बताना होता है। आगे तो गहराई पूर्वक वर्णन करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है, उसे अंतर्निरीक्षण पद्धति कहते हैं। वुंट और उनके सहयोगियों को रचनावादियों के रूप में जाना गया है। अंतर्निरीक्षण पद्धति को दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। अंतर्निरीक्षण पद्धति को स्वीकार नहीं किया, उसका रीजन ये है क्योंकि उसका विचरण अन्य दूसरा व्यक्ति द्वारा जांचा जा सकता नहीं है। यानी व्यक्ति खुद, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर आपके मन में क्या चल रहा है वो मेरे सामने भी आप होंगे तो मैं आपको कह नहीं पाऊँगी और दूसरा व्यक्ति उसको जांच सकता नहीं है। पर आप खुद ही सही बोलोगे तो ही सामने वाले को पता चलता है। इसीलिए मनोविज्ञान में दूसरी पद्धति की आवश्यकता हुई।
तो वुंट नाम जो है उन्होंने लिप्जिग में प्रयोगशाला स्थापित की। इसके थोड़े समय के बाद कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने प्रयोगशाला स्थापित की और मानव मन को समझने का प्रयास किया। तो ये सबसे पहले कहा, वुंट ने लिप्जिग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की और बाद में विलियम जेम्स ने अमेरिका में स्थापित की प्रयोगशाला। तो उसको किस लिए? मानव मनों को समझने के लिए ये नया अभिगम अपनाया। उनके मत अनुसार मनुष्य के मन की रचना समझने के लिए स्थान पर मनुष्य अपने वातावरण के साथ कार्य निकालने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करना चाहिए। जेम्स के इस अभिगम को कार्यवादी अभिगम नाम दिया जाए, यानी कि जो कार्य करता है, कार्य जहाँ जिस वातावरण में करता है उसके आधार पर उसका व्यवहार का वर्णन करना चाहिए। तो जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने ये बताया, तो उसे कार्यवाद अभिगम के रूप में जाना गया। आगे हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मन मनोविज्ञानी जर्मनी रचनावाद का सन्मुख समष्टिवादी अभिगम का उद्भव हुआ। समष्टिवाद को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपको लिखना है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अर्थात क्या, या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में किसका योगदान मुख्य था। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 3 मनोवैज्ञानिक है, वर्दीमर, कोहलर और कोपका का योगदान मुख्य था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि समष्टिवादी मनोवैज्ञानिकों का नाम लिखो या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का नाम लिखो या किसने योगदान दिया था। तो ये जर्मनी के वर्दीमर, कोहलर और कोपका, ये 12वीं में भी प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने जो मन की रचना के स्थान पर प्रत्यक्षीकृत अनुभव के संगठन पर जोर दिया। प्रत्यक्षीकृत संगठन आपको 12वीं में पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है कि ध्यान, संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण में संगठन के नियम है, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने, समष्टिवादी मनोवैज्ञानिक ने योगदान किस पर दिया। तो प्रत्यक्षीकृत अनुभव के संगठन, फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्षीकृत संगठन के अनुभव मीन्स कि अपने जो भी अनुभव करते हैं उसको संगठित स्वरूप में देखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, उस पर जोर दिया। जब हम विश्व को देखते हैं तब अपने प्रत्यक्षीकृत अनुभव, प्रत्यक्षित वस्तु को भागों के योग की अपेक्षा तर्क यह था कि कुछ विशेष होता है कि जोड़ते नहीं, अपने योग नहीं करते पर अपने समझते हैं उसको। तो दूसरे शब्दों में कहे तो हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण के साथ के प्राप्त हुई जानकारी की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ आपने एक उदाहरण देखेंगे कि फिल्म देखते हैं तब वास्तव में हमारी नज़र के समक्ष क्या होता है, शीघ्रता से स्थिर जो चित्र होते हैं वो दिखाई देते हैं, पर वो बारी बारी बदलते रहते हैं और वो क्रम में बदलते हैं, श्रृंखला में। तो एक प्रत्यक्षीकृत अनुभव अपने वास्तु स्थिति की अपेक्षा अधिक होता है, यानी अपने उसको समग्र लक्ष्य देखते हैं। तो हम सीखेंगे कि ये पिक्चर में जो एक के बाद एक चित्र या सीरियल में देखते हैं तो अपने पूरी उसको एक के साथ कंटिन्यूस संगठन में देखते हैं। तो ये हुआ संगठन में। जॉन बी वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मन और चेतना का विरोध किया। वॉटसन नाम के मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मन और चेतना, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, उसका विरोध किया। इस प्रकार रचनावाद के सामने दूसरा एक व्यवहारवाद नामक अभिगम प्रारंभ हुआ। वॉटसन शरीर शास्त्री जैसे कि इवान पेट्रोविच, पावलोव आदि जैसे जो मनोवैज्ञानिक थे आदि के कार्यों से प्रभावित था। उसके शरीर शास्त्रीय अभिसंधान के सिद्धांत का वॉटसन पर गहरा प्रभाव था। आपको 12वीं में पढ़ना आएगा। इवान पेट्रोविच, पावलोव जो है उन्होंने शिक्षा की जो रीत बताई है उसमें अभिसंधान द्वारा शिक्षा वो प्रयोग दिया है या शास्त्रीय अभिसंधान का प्रयोग दिया है। तो वॉटसन और जो शास्त्रीय अभिसंधान के प्रणेता
इवान पेट्रोविच पावलोव थे उनका प्रभाव रहा। आगे है तो वॉटसन के मत अनुसार व्यवहारवाद, तो शास्त्रीय अभिसंधान जो सिद्धांत था उन पर वो प्रभाव रहा। तो वॉटसन कहते हैं कि मन देख नहीं सकते मन को, और अंतर्निरीक्षण व्यक्ति होने से व्यक्ति द्वारा जांचा नहीं जा सकता है। जैसे उसके मत अनुसार वैज्ञानिक मनोविज्ञान को ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो देखा जा सके और जांचा जा सके, उसका ही अध्ययन वस्तुलक्षी ढंग से ही किया जा सकता है और मापा जा सकता है। वॉटसन का मानना है कि जो हम देख सकते हैं उसका ही मापन योग्य ढंग से हो सकता है, जो नहीं देख सकते उसका होता नहीं है। तो व्यवहारवाद के बाद नव्य व्यवहारवादी के रूप में जाने गए मनोवैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, जिसमें स्किनर, टॉलमैन, गथरी आदि का समावेश हुआ। वॉटसन के व्यवहारवाद के नए दशकों तक मनोविज्ञान में अपना आधिपत्य बनाए रखा और अन्य अभिगम और मनोविज्ञान के मंतव्य इसके आसपास ही विकसित हुए। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से मनोविज्ञान को देखते आए। आगे का जो मनोवैज्ञानिकों ने जो अगला वाद अस्तित्व में आया तो मनोविश्लेषणवाद, यानी कि मनोविश्लेषणवाद के मनोवैज्ञानिक जो थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। सिगमंड फ्रॉइड ने मानव व्यवहार को समझने को मानव स्वरूप के संबंधित उद्दामवादी विचारों के विश्व को चौंका दिया। सिगमंड फ्रॉइड मानव व्यवहार को अजागृत इच्छाएं और संघर्ष के गतिशील प्रकटीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मनोविश्लेषण को मानसिक रोगों को समझने और उपचार करने की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। मनोविश्लेषणवाद बताता है कि मनुष्य अजागृत इच्छाओं या सुख प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होता है, विशेष रूप से कामेच्छा। तब मानववादी अभिगम आया और उसने मानव स्वरूप को अधिक विधायक संदर्भ में प्रस्तुत किया। मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता जो है अजागृत इच्छाएं और संघर्ष, व्यक्ति के मन में जो चल रही है अजागृत इच्छाएं कि जो लोगों को बता नहीं सकता है, बाहर बता नहीं सकता है, तो वो अर्ध जागृत इच्छाएं है, वो मन में चलती रहती है और संघर्ष चलता रहता है। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए वो जो संघर्ष करता है उसके परिणाम स्वरूप वो व्यवहार करता है, और ये इसके परिणाम स्वरूप वो प्रकट नहीं कर सकता है, तो वो मानसिक रोग इस तरीके से धीरे धीरे मानसिक रोग की तरफ चला जाता है। और उसके उपचार के मनोविश्लेषणवाद जो दिया फ्रॉइड ने उन्होंने इसमें योगदान दिया। आगे का पॉइंट है मानववादी अभिगम। कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो जैसे मानववादियों ने मनुष्य की इच्छित शक्ति को स्वतंत्रता, आंतरिक संभावना के विकास की ओर आगे बढ़ने की प्राकृतिक इच्छा पर जोर दिया। उन्होंने तर्क किया कि व्यवहारवाद वातावरण से प्रभावित होकर मनुष्य के व्यवहार पर बल देता है। तब मनुष्य की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की अवगणना करके मानव व्यवहार को अधिक यांत्रिक बना दिया, यानी कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके आसपास में लोगों को देख के व्यवहार करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो तो स्वतंत्रता उसकी अवगणना हुई तो वो यांत्रिक बन जाता है। इस प्रकार अलग अलग अभिगमों ने आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास और विकास के अनेक संभावनाओं को जन्म दिया, यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को अलग अलग तरीके से देखने लगे और बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दिया। तो इस अभिगम ने अपने विशिष्ट मुद्दों पर रोशनी डाली और हमारा ध्यान मनोविज्ञान की प्रक्रिया की जो जटिलता है उस तरफ गया और उसमें अपने आकर्षित हुए कि पता चला। अंततः 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बोधात्मक अभिगम विकसित हुआ। हम विश्व को किस तरह से देखते हैं जो इस मुद्दे पर रोशनी डालता है। बोधन जानने की प्रक्रिया है जिसमें सोचना, समझना, देखना, याद रखना और समस्या के हल को समावेश होता है, जो हमारी अन्य मानसिक प्रक्रियाओं, विश्व के संबंधित हमारे ज्ञान के साथ मिलकर वातावरण के साथ निश्चित मार्ग पर काम करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। कुछ बोधात्मक वैज्ञानिकों ने मानव मन को कंप्यूटर की तरह जानकारी की प्रक्रिया करने का सिस्टम के रूप में रखा। उसके मत अनुसार मन कंप्यूटर जैसा है जो जानकारी को स्वीकार करता है, प्रक्रिया करता है, बदलता है, संग्रह करता है और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ बाहर निकालता है। यानी बोधात्मक अपने जो कोई भी व्यवहार करते हैं वो समझते हैं, सोचते हैं, फिर अपने दिमाग में फिट रखते हैं और बाद में क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर मन के साथ उसको कि मानव मन कैसा है, कंप्यूटर की भांति है, ऐसा अस्तित्व में है। कंप्यूटर कैसा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें
डालो तो वो क्या करता है, संग्रह करता है। फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने निकालते हैं, वो सिस्टम में से बाहर अपने को देता है। तो अपना मानव मस्तिष्क भी ऐसा ही है कि जब अपने कोई अनुभव एक्सपीरियंस होता है तो अपने दिमाग में रखते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको अपने उपयोग करते हैं, या सीखी हुई जानकारी अपने उपयोग करते हैं। तो बोध यानी कि अपने उससे बोध मिलता है कि यहाँ पे जहाँ ज़रूरी है वहाँ अपने उसका उपयोग करते हैं। तो मानव मस्तिष्क ऐसा ही है। तो भारत में उद्भव और विकास की दृष्टि में बैजेंद्रनाथ सील नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई और मनोविज्ञान का विषय के रूप में उसका प्रारंभ किया। 1916 में सबसे पहले बैजेंद्रनाथ सील ने 1905 में, फिर 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही मनोविज्ञान विभाग सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, जिसका अध्ययन डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने संभाला। 1922 में भारतीय विज्ञान परिषद में मनोविज्ञान का समावेश किया गया और 1924 में इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1928 में एन सेनगुप्ता और राधा कमल जी मुखर्जी के सामाजिक मनोविज्ञान पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। और 1949 में संशोधन के क्षेत्र में मनोविज्ञान संशोधन शाखा स्थापित हुई। तो बच्चों, आज का मनोविज्ञान का उद्भव और विकास कैसे हुआ वो मैंने आपको अभी इस वीडियो में समझाया। आगे है मनोविज्ञान के अभिगम, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। और इस आज के लिए जो है इतना काफ़ी है कि पूरा मनोविज्ञान का उद्भव और विकास स्टार्टिंग में बैजेंद्रनाथ सील ने अपने भारत में कैसे विकसित हुआ वो शुरुआत की, धीरे धीरे कहा 1916 में कलकत्ता में यूनिवर्सिटी मनोविज्ञान का परिषद, भारतीय विज्ञान परिषद में उसका समावेश हुआ। 24 में इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिर सेनगुप्ता और राधा मुखर्जी के द्वारा पुस्तक पहली 1928 में प्रकाशित की गई। 49 में मनोविज्ञान की संशोधन शाखा स्थापित हुई। 1954 में इलाहाबाद में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। इस तरह से धीरे धीरे मनोविज्ञान का आगे विकास होता रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में आपको मैं बाकी अगले वीडियो में समझाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब